अभी अभी की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार में चुनावी संग्राम के बीच ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। एक और मुकदमे में लालू परिवार का संकट बढ़ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। IRCTC घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। IPC की धारा 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(1)D के तहत केस चलेगा। राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह माना है कि लालू की जानकारी में घोटाला हुआ, सभी आरोपी साजिश में शामिल थे। घोटाले से लालू फैमिली को फायदा भी हुआ। कॉन्ट्रैक्ट की एवज में तेजस्वी, राबड़ी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। कोर्ट ने लालू, तेजस्वी से पूछा क्या वो घोटाले में शामिल थे। इस पर दोनों ने कहा हमारे ऊपर लगे आरोप गलत हैं, मुकदमे का सामना करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, लालू फैमिली पर जालसाजी का आरोप तय हो गया है। बीच चुनाव ये लालू परिवार के लिए सबसे संकट भरे क्षण है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर आरोप तय कर दिए गए हैं और अब मुकदमे का सामना उन्हें करना पड़ेगा। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या क्या आरोप लगे हैं, क्या क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल ये पूरा IRCTC घोटाला है जिसमें 2 होटलों के रखरखाव और उसकी मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से कंपनी को दिया गया, इसमें CBI पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और आज जिस तरीके से चार्ज फ्रेम दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने किए हैं, इसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और इसके अलावा राबड़ी यादव के ऊपर ये चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, यानी कि इन पर मुकदमा आगे चलेगा। लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो उन पर IPC 420, IPC 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(1)D ये जो है वो धाराएं जो है वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप तय किए गए हैं। जबकि अगर हम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके ऊपर IPC की धारा 420 और IPC की धारा 120B जो है वो इसके तहत आरोप तय किए गए हैं। यानी कि तेजस्वी और राबड़ी के खिलाफ जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं पर आरोप तय नहीं किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर तीनों से कोर्ट ने पूछा, क्योंकि 14 आरोपियों के ऊपर ये आरोप जो है वो तय किए गए हैं। कोर्ट ने पूछा, तेजस्वी यादव से भी पूछा, लालू प्रसाद यादव से पूछा और इसके अलावा राबड़ी देवी से पूछा कि क्या वो गिल्टी इसमें फील करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, वो उनके ऊपर लगे आरोप गलत है और वो इस पूरे मामले पर जो केस चलेगा उसका सामना करेंगे। अभी के मैं अपडेट दे दूं कि कुछ ही क्षणों में अब कोर्ट से जो है वो निकलने वाले हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव। जब वो कोर्ट के अंदर पहुंचे तो देखा हमने कि लालू प्रसाद यादव जो है वो व्हील चेयर पे कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे थे और जैसे ही जज बैठे तो उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं जो आरोप, जो पूरी चेन, एक बार अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं अतुल, दोबारा आपके पास आएंगे। तेजस्वी यादव इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोर्ट परिसर से ये तस्वीरें हैं। लालू प्रसाद यादव इस वक्त व्हील चेयर पर दिखाई दे रहे हैं, धीमे कदमों से चलते हुए। पीछे उनकी पत्नी राबड़ी देवी दिखाई दे रही हैं और तेजस्वी यादव भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने यह माना कि लालू फैमिली को हुआ पर्सनल फायदा, इसलिए उनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए हैं। अब एक और बड़ी चुनौती इस वक्त पूरे परिवार के सामने यही है। अतुल, एक बार फिर से बताएं, जो जांच टीम थी उनकी तरफ से क्या सबूत पेश किए गए, कोर्ट ने ये क्यों माना कि फायदा हुआ है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को? देखिए, पूरे 2 जांच एजेंसी जो है इस पूरे मामले के अंदर जांच कर रही है। IRCTC घोटाले की अगर हम बात करें तो एक जो CBI है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। चार्जशीट जो है वो 2022 के अंदर फाइल की गई थी। 2030 के अंदर कोर्ट ने इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया था और अब जो है पिछली तारीख पर कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर ऑर्डर रिजर्व रखा था कि ये केस आगे चलेगा या नहीं, यानी कि आरोप तय होंगे या नहीं। और आज क्योंकि ये फैसले का दिन था कि आरोप तय कोर्ट ने किए, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इसके अलावा जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए, जबकि राबड़ी देवी और इसके अलावा तेजस्वी यादव के ऊपर 120B और एक बार फिर से लाइव तस्वीरें हम अतुल दिखा दें और फिर दोबारा आपके पास लौटेंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अभी अभी कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बाद
अब कोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए उनके गाड़ियों की तस्वीरें आप देख रहे थे। निश्चित ही आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट को ऐसा लगा कि फायदा पहुंचा है लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को कम कीमतों पर जमीन मुहैया कराई गई और ये फायदा पहुंचाकर ये किया गया उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, ये फायदा उठाया है। नीतीश चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अब यहां से मुश्किलें और लालू यादव परिवार के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किलें हैं और चूंकि चुनाव करीब है तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। चुनावी सभाओं में एनडीए के नेता भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसको जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन लालू परिवार जाहिर है जो जवाब देता रहा है, ये भी माना जा रहा है कि वो इसे एक राजनीतिक साजिश बताएंगे। तेजस्वी यादव को थोड़ी राहत जरूर ये मिली है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं है, धोखाधड़ी और 120B के तहत जो उनके खिलाफ मामला दर्ज है, तो उनकी तरफ से भी जरूर ये बातें कही जाएंगी कि हमें ये उस वक्त का मामला है जब हमारे मूछें नहीं हुआ करती थी, तो इस तरह की दलील पहले भी दी जाती रही है। तो चुनाव में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मंच से। और जाहिर है अभी जब कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है तो निश्चित रूप से महागठबंधन की और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ी हैं। और यहाँ हम लालू यादव के घर के ठीक सामने हैं और अब देखिए बिल्कुल सन्नाटा है। हालांकि सभी परिवार के लोग अभी दिल्ली में हैं, लेकिन जो तमाम दूसरे सदस्य भी हैं उनके चेहरों पर जो मायूसी है उनके समर्थकों में वो नज़र आती है। तो सबों को इंतजार इस बात का कि आखिर वहाँ से जब तेजस्वी लौटते हैं तो फिर वो क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से फिर चुनाव प्रचार में जाते हैं, किस तरह से इसके बचाव में अपनी दलील देते हैं। बिल्कुल नीतीश, वो सब देखना होगा और देखना ये भी होगा कि किस तरह से इस मुद्दे को भुनाया जाता है और प्रचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है एनडीए की तरफ से। लेकिन एक बार फिर से अतुल का रुख करते हैं। अतुल, देखिए आरोप तो तय कर लिए गए हैं, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, मुकदमा चलेगा। अब ये मुकदमा किस तरह से आगे चलेगा, किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, आगे की प्रोसीडिंग्स कैसी रहेंगी, एक बार वो भी बता दीजिए। देखिए बिल्कुल अभी क्योंकि आरोप तय हुए हैं, कोर्ट ने माना कि सीबीआई ने तमाम तथ्य आईआरसीटीसी घोटाले के जो जितने भी तथ्य थे वो श्रृंखलाबद्ध यानी कि पूरी चेन कोर्ट के सामने रखी। और जब आज जज बैठे तो उन्होंने सबसे पहले यही बात की कि जो सीबीआई ने सबूतों की जो चेन रखी उससे कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ये घोटाला हुआ और पूरे सबूत जो है वो कोर्ट के सामने रखे गए। जिसके बाद आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इसके अलावा 120B और 420 के तहत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए। आईआरसीटीसी घोटाले के अंदर जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो तहकीकात सीबीआई कर रही थी, और इसके अलावा तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत जो है वो आरोप तय किए गए। अब आप समझिए कि ये कोर्ट, क्योंकि आज ये तय होना था कि ये मामला आगे चलेगा या नहीं चलेगा। यदि सीबीआई के सबूतों से कोर्ट संतुष्ट नहीं होती तो ये मामला यही खत्म हो जाता। लेकिन जिस तरीके से आज अदालत ने कहा कि कोर्ट के सामने सीबीआई ने तमाम सबूत रखे, जिसके बाद ये चार्जेस फ्रेम किए गए। यहाँ पर एक बात और जरूरी है समझना कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो दो जांच एजेंसियां कर रही है। ईडी अलग से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो जो पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ पीएमएलए के तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके सबूत। अतुल देखिए, दो एजेंसियां क्योंकि इस मामले की जांच कर रही हैं, जो सबूत सामने आए हैं उन सबूतों के आधार पर आरोप भी तय कर लिए गए हैं। तो अब जिस तरीके से ये मामला मुकदमा आगे चलेगा उसमें पहले पूछताछ होगी और पूछताछ के बिना पर अगर कन्विंस नहीं हुई एजेंसियां तो क्या गिरफ्तारी भी संभव है? देखिए जो ये पूरा घोटाला था इसके अंदर जो सीबीआई है उसने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। हमने देखा कि जब पहले अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली की लीकर पॉलिसी थी उसके अंदर गिरफ्तार किया गया था, मनीष सिसोदिया को जो ईडी और सीबीआई दोनों ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अगर हम आईआरसीटीसी घोटाले की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी जो लालू प्रसाद एंड फैमिली है उसकी गिरफ्तारी सीबीआई ने नहीं की थी। अतुल और नीतीश, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। तेजस्वी यादव की सिर्फ कानूनी फ्रंट पर ही मुश्किल नहीं है, महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर भी खींचतान लगातार गठबंधन में जारी है। पहले चरण के नामांकन में केवल 5 दिन बाकी रहने से महागठबंधन के नेताओं के बीच बेचैनी बढ़ गई है। फोकस पटना से शिफ्ट होकर दिल्ली पहुंच गया है। ताजा अपडेट आपको दे दें, महागठबंधन में आज सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। मुकदमे के चलते लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के बाकी बड़े नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात होनी है। इसके बाद महागठबंधन में सीट के तालमेल का ऐलान किया जा सकता है।
महागठबंधन के टिकट बंटवारे में हो रही देरी से सहयोगी दलों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। खुद को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट और तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बता रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रविवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना होते वक्त उन्होंने महागठबंधन की सेहत पर सवाल खड़े कर दिए थे। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। अभी ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा कई महीनों से चल रही है। महागठबंधन के नेताओं के बीच कई राउंड की बैठक अब तक हो चुकी है। इन बैठकों के बावजूद सीट को लेकर, सीट के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है और कब सुलझेगा इसकी भी कोई खबर, कोई जानकारी नहीं। और इसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस इस बार भी 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है, लेकिन आरजेडी उसे 50 से 55 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं। इसी तरह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का मामला भी उलझ गया है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का पद और 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। आरजेडी उन्हें अधिक से अधिक 18 सीटें देने को राजी है। तेजस्वी यादव ने सीपीआई माले को शुरू में 18 सीटें देने का जो ऑफर किया था उसे वामपंथी दल सिरे से खारिज कर चुके हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में एंट्री पाने वाली हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 12 सीटों की मांग कर रही है। तेजस्वी यादव उन्हें केवल 2 सीटें देने पर तैयार हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं का ये कहना है कि गठबंधन में सब ठीक है, ऑल इज वेल। जल्द ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। और आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात भी तेजस्वी की दिल्ली में संभव है राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। आज महागठबंधन में हमारे कोई सहयोगी दल नहीं है। सबको सम्मान मिलेगा और सब एकजुट होकर के महाविजय 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार करेंगे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी किसको कितना सीट मिलेगा। थोड़ा तो हमने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आगे आगे देखिए। महागठबंधन में सब चीज फाइनल है, सिर्फ घोषणा बाकी है। महागठबंधन में सीटों को लेकर ये गांठ क्यों नहीं खुल पा रही है, इसके पीछे एक और कारण है, वो आपको बता दें। कांग्रेस पिछली बार जितना ही इस बार भी सीट की डिमांड कर रही है। कांग्रेस 2020 के चुनाव में 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे केवल 19 सीटों पर ही कामयाबी मिली। कांग्रेस का कम स्ट्राइक रेट पिछली बार महागठबंधन की हार की बड़ी वजह बना। इस वजह से आरजेडी कांग्रेस को इस बार 50-55 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा पीछ तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बता चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस बारे में कुछ बोलती ही नहीं। मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन कितने डिप्टी सीएम के चेहरे होंगे इस पर भी महागठबंधन में कोई आम सहमति नहीं है। इसके अलावा सीटों के ऐलान में देरी की वजह से ये कारण भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी मनमाफिक सीट चाह रही है, इसके लिए आरजेडी तैयार नहीं है। इसी तनातनी के बीच कांग्रेस ने करीब 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में 60 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा सकती है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी पहले ही 74 सीटों पर पैनल तैयार कर चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर सीटों के ऐलान में देरी हुई तो कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट आज ही जारी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस बारे में खुलकर बोलने को फिलहाल तो तैयार नहीं है। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी होगा। आप कह रहे हैं कि इलाज कराने जा रहे हैं तो वो खुद आप कह रहे हैं, मेरे से तो कहे नहीं, ठीक है। तो वो जो है अपने आप को जो सवाल का जवाब वो खुद आप दे रहे हैं कि उन्होंने मान लिया। तो फिर बीमार एनडीए है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है।
बिल्कुल स्वस्थ है। तो फाइनल हो गया एनडीए आप लोगों का, तो ठीक है, फाइनल हमारा भी हो जाएगा। आपका है व्याकुल है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। महागठबंधन की हेल्थ क्या है नीतीश? खुद उनके सहयोगी कह रहे हैं कि महागठबंधन अस्वस्थ है, कैमरे पर बोल रहे हैं, तो इतना तो साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है और पहले चरण के नामांकन में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई हैं। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन में जो है पेंच फंसा हुआ है। सीटों की संख्या के साथ साथ सीटों पर कौन किसको सीटें दी जाएंगी, इसको लेकर पेंच फंसा है। कांग्रेस के नेता 55 के आसपास तैयार हो गए थे, लेकिन वो जो सीटें चाह रहे थे आरजेडी उसको देना नहीं चाहती है। उल्टे आरजेडी ने कांग्रेस की उन परंपरागत सीटों पर दावा कर दिया जो कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती है। और जब आरजेडी ने कांग्रेस की सीटों पर दावा किया तो बदले में कांग्रेस ने सीमांचल की उन सीटों पर दावा कर दिया जो ओवैसी की जीती हुई सीटें थी। लेकिन आरजेडी की मुश्किल यह है कि चूंकि ओवैसी के विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं तो उन विधायकों को अब आरजेडी को टिकट देना ही देना है। तो एक दूसरे पर इस तरह सीटों पर दावा किया जा रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि कल जब तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे थे तो कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह, जो कि लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, ठीक तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे और माना जा रहा है कि उनकी जो बातचीत हुई करीब 1.5 घंटे की, उसमें कोई समाधान निकालने की अब कोशिश अगर की चुनाव गई। से पहले और इतने दिल्ली में कलेश भी करेंगे तो फिर चुनाव की तैयारी कब करेंगे? बहुत शुक्रिया नीतीश साहब का पूरी जानकारी के लिए। चलिए इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल हमास जंग से जुड़ी ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। पीस डील साइन होने से पहले हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करना शुरू कर दिया है। 7 बंधकों को लेकर रेड क्रॉस की एम्बुलेंस निकल चुकी है। एम्बुलेंस की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मिस्र में आज चूंकि हमास और इजराइल के बीच पीस डील यानी कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं, उससे पहले सभी बंधकों को रिहा करने की जो शर्त रखी गई थी, उसी शर्त के तहत एम्बुलेंसेज में बंधकों को बैठाकर ले जाया जा रहा है। हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है। उधर इजराइल के हॉस्टेज स्क्वायर में बंधकों के परिजन मौजूद हैं। अब ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस एम्बुलेंस की जिसमें बंधकों को बैठाकर रिहा करने के लिए ले जाया जा रहा है और दूसरी तस्वीर आप इजराइल से देख रहे हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। चूंकि हॉस्टेज स्क्वायर वो जगह है जहां पर बंधकों को रिहा किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। ऐसे में इजरायलियों के चेहरे आपको खुश नजर आ रहे होंगे। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही लगातार इजराइल में इजराइल के लोग इजराइल सरकार के खिलाफ और इस युद्ध को रोकने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमास की कैद में जो उनके अपने हैं, जो बंधक हैं, उनको रिहा कराया जाए। जी, ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इतना तो कहा जा सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है वो सील होता दिखाई दे रहा है, बस साइन होने बाकी हैं। इसके लिए मिस्र के शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन शुरू होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गाजा का वॉर टाइम बस खत्म होने वाला है। साइनिंग सेरेमनी की शुरुआत शर्म अल शेख रिजॉर्ट में शुरू होने जा रही है। इजराइल हमास पीस डील से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते, युद्ध खत्म करने के समझौते पर आज इजराइल और हमास दस्तखत करेंगे। ट्रंप के सामने इजराइल और हमास पीस पैक्ट साइन करेंगे। मिस्र पहुंचने से पहले ट्रंप इजराइल में नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इजरायली संसद को संबोधित भी करेंगे। इजराइल रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि अच्छा टाइम आ चुका है, मिडिल ईस्ट में शांति आ चुकी है, इजराइल हमास युद्ध खत्म हो चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू ने 21 सूत्रीय पीस प्लान जारी किया था जो अब सील होने जा रहा है। हमास ने इस पर सहमति दे दी है। हमास इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। तस्वीर अभी हमने आपके सामने रखी। अब बंधक रिहा किए जा रहे हैं। उधर इजराइल की जेलों में बंद करीब 2000 फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा। 2 साल से चल रहे युद्ध की समाप्ति पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा मिस्र का शर्म अल शेख शहर। So this is going to be a very special time, and I guess if you read your own papers and your own networks, everybody's very excited about this moment in time. So I'll see you on the plane. I think you're traveling with us, but this is a very special event. They had 500,000 people yesterday and today in Israel, and also the Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. The other is the opposite. This is the first time everybody is amazed and they're thrilled, and it's an honor to be involved, and we're going to have an amazing time. And
It's going to be something that's never happened before. So I'll see you on the plane, and we're going to have a good time. Okay, Peter? Nice to see you. Thank you, everybody. See you in a little while. डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, उनकी बातचीत और शांति समझौते में हस्ताक्षर के बाद से ऐसा लग रहा है कि अब दोनों देशों के बीच पिछले 2 सालों से जो जंग चल रही थी वो समाप्ति की ओर है।